जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आज के दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आप सभी में जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि न्यूज़ को पढ़ें आप लोग। न्यूज़ को पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर पढ़ने की आदत डालना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी में पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, विजडम एजुकेशन सर्च करोगे तो भी हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट पेज पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। इस न्यूज़ को अगर एक बार देख सकते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि संस्कृति संसद का जो आयोजन हो रहा है 2021 में वो कहाँ पे हो रहा है। तो बस ये याद रख लेना, संस्कृति संसद का आयोजन हो रहा है वाराणसी में। इससे अधिक याद रखने की जरूरत नहीं है। वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लोगों के साथ जीवंत संपर्क बनाए रखे राज्यपाल। राज्यपाल का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री का सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से मुख्य सचिव का जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे राष्ट्रपति ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। जब आप राज्यपाल के बारे में मेंस में लिख रहे हैं तब इसको कोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है 51वें राज्यपाल सम्मेलन। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये 51वें 51th राज्यपाल सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ने किया है। राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1949 में। इसकी अध्यक्षता किए थे सी राजगोपालाचारी ने किया था। राष्ट्रपति ने एक इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे कही है और वो कहा है कि भारत के संविधान निर्माता चाहते थे, राज्यपाल की कल्पना उन्होंने इस रूप में किया था कि राज्यपाल जनता और सरकार के मित्र होंगे, दार्शनिक होंगे और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ये जो कोटेशन आप कहीं जब राज्यपाल के बारे में लिख रहे हैं तो आप या तो इंट्रोडक्शन में या नहीं तो कंक्लूजन में इसको आप कोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुसार संविधान निर्माता ने राज्यपाल की कल्पना जनता और सरकार के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में किया था। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। देखो, ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने चीन के साथ मिलकर विकसित देशों को घेरा। नॉर्मली चीन के साथ जब भी हम डिस्कस करते हैं या चीन के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा नज़र आता है। मैंने चीन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें चीन के साथ हमने जितने भी सकारात्मक संबंध है उसको भी डिस्कस किया था और नकारात्मक संबंधों को डिस्कस किया था। कहाँ कहाँ दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और कहाँ कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वो वीडियो देखना, इंडिया चाइना रिलेशन पे। चीन के साथ बहुत जगह हमारी दुश्मनी है, बहुत जगह हमारी शत्रुता है, लेकिन कुछ जगह दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। और वो कहाँ पे है तो वो है पर्यावरण के मुद्दे पे। पर्यावरण के मुद्दे पे भारत और चीन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। COP26 की जो ग्लासगो में समिट हो रही है उसमें दोनों ही देशों ने कहा है कि विकसित देशों को, विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए। देखो, पैसा देने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पैसा देने का कॉन्सेप्ट आया पेरिस समझौता से। COP21 जो हुआ था 2015 में हुआ था, जिसे पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कहा गया कि आप लोग यानी विकसित देश विकासशील देशों को पैसा दीजिए। इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि विकसित देश जो है, आज जो हमारी पर्यावरण में स्थिति है या जलवायु परिवर्तन की जो आज स्थिति है विश्व में, आज जो कार्बन इमिशन की स्थिति है विश्व में, उसका मुख्य रीजन विकसित देश है। क्योंकि विकसित देश काफ़ी पहले स्वतंत्र हो गए थे और लगभग 300 से 400 साल से ये लोग जो है कार्बन इमिशन का यूज कर रहे हैं। यानी इनके यहाँ जो फैक्ट्री है वो 400 साल से यूज है।
400 साल से ये फैक्ट्री चला रहे हैं, तो कार्बन इमिशन पिछले 400-500 वर्ष से ये लोग कर रहे हैं। और हमारे जैसे जो विकासशील देश है, चाइना जैसे जो विकासशील देश है, वो पिछले 100 वर्ष हुआ भी नहीं इनकी आज़ादी का। तो इसलिए जो है आज जो कार्बन इमिशन है उसका सबसे बड़ा रीजन विकसित देश है। इसलिए विकसित देश को विकासशील देशों को पैसा देनी चाहिए। और कितना पैसा देनी चाहिए? प्रत्येक वर्ष $100 बिलियन देनी चाहिए। ये कहा गया था पेरिस समझौता 2015 में। और एक टारगेट फिक्स किया गया था कि 2020 से जो है विकसित देश विकासशील देशों को जो है पैसा देंगे, $100 बिलियन प्रति ईयर देंगे। लेकिन 2020 में सम्मेलन हुआ ही नहीं है। और 2021 में भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई खास उम्मीद है, क्योंकि विकसित देश इसको टालना चाहता है। कौन देश पैसा देना चाहेगा? आप ही के पास पैसा होगा तो आप दूसरे को नहीं देना चाहोगे, सिंपल। तो उसी तरह से विकसित देश इस चीज़ों को टाल रहा है और विकासशील देश लगातार इसकी आवाज़ उठा रही है। भारत और चाइना जैसे देश लगातार आवाज़ उठा रही है कि विकसित देश, आप रिस्पॉन्सिबल है आज के क्लाइमेट चेंज के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है आज की जो है कार्बन इमिशन के लिए, इसलिए आपको हमें पैसा देना चाहिए। बाकी इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ में सरकार ने कहा है, सिंपल सरकार ने ये कहा है कि पेगारस की जो जांच कर रही है सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिटायर सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेगारस मामले की जांच के लिए समिति का जो सर्वोच्च न्यायालय ने गठन किया था उनके अध्यक्ष कौन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो पेगारस मामले में जो जांच हो रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय जांच कर रही है, उसका जो भी डिसीजन होगा उसको सरकार पूरी तरह से मानेगी। देखो पेगारस मामले लगातार चर्चा में है और कई पिछले लगभग 2 वर्ष में देख रहा हूँ चर्चा में है, 1.5 से 2 वर्ष से। पेगारस मामले क्या है कि पेगारस एक तरह का स्पाईवेयर है और ये स्पाईवेयर है आपको बनाया था इजराइल की कंपनी ने। ये स्पाईवेयर क्या करेगा कि आपके व्हाट्सएप पे इन कर जाएगा। जैसे आपने मान लो मुझे मैसेज किया तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, या आपने मुझे मिस कॉल तक व्हाट्सएप पे दिया, उसके माध्यम से भी मेरे व्हाट्सएप पे ही आ जाएगा। और ये स्पाईवेयर मेरे व्हाट्सएप पे अगर आएगा, आपने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा इसको, चाहे कॉल के माध्यम से भेजो, चाहे आप मुझे मैसेज करके भेजो, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप का या मेरे मोबाइल का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हो। मसलन मेरे मोबाइल पर अगर कोई वीडियो पड़ा हुआ वो आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल पर कोई फ़ोटो है वो आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा मोबाइल का वो आप देख सकते हैं, या कुछ भी मेरे मोबाइल पे होगा इन्फॉर्मेशन वो आप एक्सेस कर सकते हैं स्पाईवेयर के माध्यम से। तो इसलिए जो है ये चर्चा में है। और साथ ही साथ जो ये बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का कहना है कि ये हम किसी इंडिविजुअल लोगों को नहीं देते हैं, इंडिविजुअल कंपनी को नहीं देते हैं, ये जो हम बेचते हैं वो सिर्फ सरकार को बेचते हैं। देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या निर्णय सुनाती है। देखो ऑलरेडी कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि मणिपुर में भाजपा के विधायकों पे राज्यपाल जल्द लेंगे निर्णय। लाभ का पद लगातार चर्चा में है। लाभ के पद का भले ही भारत के संविधान में डिस्कस हो, चर्चा किया गया, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। यानी ये नहीं बताया गया कि लाभ का पद आखिर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, क्या वो लाभ का पद है? या कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति कहीं किसी भी एनजीओ में काम कर रहा है, क्या वो लाभ का पद है? तो लाभ का पद एक्चुअली है क्या, इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन लाभ के पद को लेकर के 12 विधायकों को, जो भाजपा के विधायक हैं मणिपुर में, उनको निष्कासित करने के लिए, उनको अयोग्य करने के लिए जो है निर्वाचन आयोग ने सजेशन दिया है। निर्वाचन आयोग ने सुझाव भेजा है मणिपुर के राज्यपाल को, और मणिपुर के राज्यपाल जो है उन सजेशन पे ना तो सहमति दिया ना ही असहमति दिया। तो इसको लेकर के मैटर सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको अगर निर्वाचन आयोग ने अगर कोई सजेशन भेजा है, कोई सुझाव भेजा है, तो आपको उस पर डिसीजन लेना होगा। आप सहमति लीजिए या असहमति लीजिए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डिसीजन लेना होगा। आप उसकी फाइल को रोक के नहीं रख सकते। तो पिछले क्लास में हमने डिटेल से डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कार्बन ऑफसेटिंग के रास्ते नेट जीरो का सफर कितना सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, कार्बन क्रेडिट। कॉप थ्री का आयोजन हुआ था 1997 में। 1997 में कॉप थ्री का आयोजन हुआ था, 1997 में कॉप थ्री का आयोजन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसे कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले इस कार्बन क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया गया था।
और कार्बन क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कि हम एक कंपनी, इंडिविजुअल मान लो एक कंपनी है, हमको सरकार ने एक टारगेट दिया है कि आपको जो है 50 टन कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब करना होगा, या कार्बन को आपको मतलब इतना टन 50 टन कार्बन आपको एब्जॉर्ब करना होगा, या किसी तरह से चाहे पेड़ पौधा लगा कीजिए या किसी विधि से कीजिए, आपको 50 टन कार्बन जो है आपको हटाना होगा। हम कैपेबल नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम जो है 50 टन कार्बन का इमिशन करें। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या किया है, हमने किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे लोगों को बोला है कि एक काम करो कि आप जो है कार्बन इमिट कर दो, जो पैसा लगेगा आप कार्बन एब्जॉर्ब कर लो, जो पैसा लगेगा उस पैसा हम आपको दे देंगे। तो इसी विधि को कहा गया कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि एक देश, अब इसको देश के कॉन्सेप्ट में जाओ, एक देश जब कार्बन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वैसी कंडीशन में दूसरे देशों को वो पैसा देती है, कहती है कि आप कार्बन एब्जॉर्ब अधिक कर दो और जितना कार्बन एब्जॉर्ब आप करोगे वो मैं परचेज कर लूँगा, राइट। तो इसी को कहा गया है कार्बन क्रेडिट, यानी मेरे बदले में आप कार्बन एब्जॉर्ब करो और जितना आप करोगे उसको मैं परचेज कर लूँगा, उसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूँगा। तो बेसिकली ये दो तरीके से होता है। एक तरीका तो ये होता है कि कहीं पेड़ लगा करके कार्बन अवशोषण किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी या देश किसी अन्य देश की मदद करते हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम करके इसका इस तरह की उन्हें नई तकनीक देते हैं या फंड देते हैं, या तो पैसा दे देंगे या फंड दे देंगे कि ताकि आप अपने यहाँ कार्बन इमिशन कीजिए। देखो भारत में जो DMIC की स्थापना हुआ था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो की जो स्थापना हुआ, इस स्थापना में भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जापान मदद किया, और जापान ने जो हमारा मदद किया है उसका रीजन भी कहीं ना कहीं कार्बन ऑफसेटिंग है। यानी जापान भी चाहता है कि अगर हम इंडिया की मदद करते हैं, वो कार्बन कैप्चर करता है या कार्बन इमिशन कम करता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका कहीं ना कहीं हम भी यूज कर सकें, उसको हम भी शेयर कर सकें। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया था आपको क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। यहाँ पे ऑफसेटिंग के बारे में दिया हुआ, देखो जो चीज़ें हमने डिस्कस किया वही ऑफसेटिंग का लिटरली मीनिंग वही है कि जब मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, हम कार्बन इमिशन कम नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हमने आपको पैसा दिया, हमने आपको तकनीक दिया, आप कार्बन इमिशन मेरे बदले में भी कम कर दो, तो इसी को कार्बन ऑफसेटिंग कहा गया। देखो एक रिपोर्ट आया है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जो PDF है, PDF तो नहीं लेकिन इसका जो स्क्रीनशॉट है एक मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया। डायरेक्टली रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। सेविंग आर ग्रीन फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, डायरेक्टली पूछ सकता है। सेविंग आर ग्रीन फ्यूचर कौन जारी किया है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगर 2070 तक नेट जीरो के टारगेट तक पहुंचता है या पहुंचने के करीब होता है, तो ऐसे कंडीशन में 2050 तक भारत को 406 अरब डॉलर का जो भारत की GDP है वो वृद्धि होगी और 4.3 करोड़ अधिक रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। निश्चित तौर पर ऐसा होगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि भारत अगर मान लेते हैं कि नेट जीरो की तरफ बढ़ता है, मान लेते हैं, यानी नेट जीरो की तरफ मतलब कि पेट्रोल पे भारत की जो है डिपेंडेंसी पेट्रोल पे कम होती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत की डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में जो पेट्रोल के लिए आज पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम खाड़ी देशों को पैसा देते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर हम लोग खाड़ी देशों को पैसा देते हैं क्योंकि हम पेट्रोल वहाँ से मंगाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो पैसा भारत के पास रह जाएगा, और भारत के पास रह जाएगा तो भारत की GDP निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो यही कहा गया है रिपोर्ट में, शेपिंग आर ग्रीन फ्यूचर में कहा गया है 2050 तक भारत की GDP में 406 अरब डॉलर का वृद्धि होगा और साथ ही साथ 4.3 करोड़ लोगों को रोजगार क्रिएट होगा अगर भारत नेट जीरो की ओर बढ़ता है 2070 टारगेट करके। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पंचामृत था, जो 5 अमृत इन्होंने घोषणा किया था COP26 में, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पांचों को याद कर लेना आप लोग। पहला टारगेट था कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करेगा, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेगा। 2030 तक 50% अपनी ज़रूरत का जो है वो अक्षय ऊर्जा से इस्तेमाल करेगा। जितना बिजली का ज़रूरत होता है, आज हमें जितना बिजली का ज़रूरत हो रहा है उसका लगभग 80% हम जो है किस पे डिपेंडेंट है, तो कोयला पे डिपेंड है आज। और कोयला पे अगर डिपेंड है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोयला
अगर जल रहा है तो बिजली मिल रहा है हमें, इसका मतलब ये है कि कार्बन इमिशन बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको घटा करके हम 50% कर देंगे। 2030 तक 50% ऊर्जा जो है हम इस्तेमाल करेंगे रेन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, यानी सौर ऊर्जा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा, हाइड्रो एनर्जी के द्वारा, बायोमास एनर्जी के द्वारा, राइट। इसी तरह से 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेंगे, ये भी टारगेट लिया गया है। 2030 तक भारतीय अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी 2005 के कंपेयर, कार्बन इंटेंसिटी 5 के कंपेयर 45% कम करेगी। नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो मतलब ये नहीं होता है कि कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जितना हम कार्बन इमिशन करेंगे उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, उतना हम सोख भी लेंगे। देखो बांग्लादेश में लगातार मैं देख रहा हूँ कि चर्चा चल रहा है, बांग्लादेश का जो हिंदुओं की संख्या वहाँ पे कम हो रही है। और कल या परसों उन्होंने डिस्कस किया था कि एक यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि इस तरह से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, ऐसे कंडीशन में कुछ समय के बाद बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे ही नहीं। तो ये टॉपिक चर्चा चल रही है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है CAA से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। क्यों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 3 देशों का नाम लिया गया था, एक बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यानी हिंदू हो गया, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इन सबको भारत नागरिकता देने का प्रोविज़न किया था CAA में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अगेन देखो, नेट जीरो का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टारगेट फिक्स किया और हमारे देश के उद्योगपति जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। तो इसी के तहत जो गौतम अडानी है, इन्होंने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में 70 अरब डॉलर यानी 5.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में। तो निश्चित तौर पे अगर हमें ये टारगेट फिक्स करना है 2070 तक नेट जीरो करना है, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करना होगा और भारत के उद्योगपति इस रूप में आगे आ रहे हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। WTO के संदर्भ में 2 मुद्दा, भारत और अमेरिका बहुत जगह सहयोग करते हैं, भारत और चीन बहुत जगह विरोध करते हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। COP26 में, यानी पर्यावरणीय मुद्दा पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भारत इसी तरह से, भारत और अमेरिका देखोगे बहुत जगह सहयोग करते हैं, लेकिन जो है कुछ जगह दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे WTO में कई मुद्दा है जो इंडिया और USA जहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। एक मुद्दा है आपको एग्रीकल्चर सब्सिडी का, कृषि सब्सिडी का, दूसरा मुद्दा है फिश सब्सिडी का, और तीसरा मुद्दा अगर आप देखोगे सोलर पैनल के जो निर्माण है, इसको लेकर के भी भारत और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ WTO गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसा होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहा जाता है कि कोई भी देश ना तो एक दूसरे के परमानेंट मित्र होते हैं और ना ही एक दूसरे के परमानेंट एनिमी होते हैं, बल्कि इंटरेस्ट प्रमुख होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कोटेशन दिया था अमेरिका के एक विदेश मंत्री के द्वारा। अब देखो इशू क्या है, WTO की मीटिंग होने वाली है और WTO की मीटिंग में जो है भारत इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो विकसित देश हैं, या विकसित देश छोड़ो, जैसे चीन जैसे देश हैं, वो देश भी सालाना जो है अपने जो फिशर्स हैं तो उनको जो है ये लोग जो है सब्सिडी देते हैं। अपने जो है मछली पालक जो है मछुआरा को ये लोग जो है सब्सिडी देते हैं। जैसे चीन जो है 50,000 करोड़ रुपए जो है सब्सिडी देता है प्रत्येक वर्ष, 7.2 अरब डॉलर। इसी तरह से अमेरिका और जापान जो है 3.4 अरब डॉलर देते हैं। दक्षिण कोरिया जो है 3.1 अरब डॉलर देते हैं। यूरोपीय यूनियन 3.8 अरब डॉलर देते हैं। और भारत जो है लगभग 1000 करोड़ रुपए ही सब्सिडी देता है। 1000 करोड़ रुपए लगभग मान लो आप, आई थिंक 150 मिलियन होगा, 150 मिलियन डॉलर ही सब्सिडी देता है। सोचो ये दोस्त, ये देश बिलियन में सब्सिडी देता है। मतलब चीन जो है 7.2 बिलियन डॉलर सब्सिडी देता है और भारत सिर्फ 150 मिलियन डॉलर सब्सिडी देता है। भारत जहाँ पे 1000 करोड़ रुपए सब्सिडी देता है, वहीं चीन जो है 50,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देता है। अब देखो होता क्या है,
होता क्या है कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कराची के पास जो है चीन के जो है मछुआरे आ गए थे, जिसका कराची के लोगों ने विरोध किया था। उसका रीज़न था कि चीन के मछुआरे कराची के पास आकर के वहाँ पे मछली जो है वहाँ पे मछली पकड़ना शुरू कर दिए थे। इसी तरह से चीन कई सारे द्वीपीय देश बना चुका है विश्व में, कई सारे द्वीपीय देश के साथ कंसल्ट किया या कई सारे जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया। तो वहाँ पे आइलैंड बनाने के बाद वहाँ पे जाकर के वो मछली पकड़ने का काम शुरू कर देता है। मछली एक लिमिट संसाधन है समुद्र में, मछली ऐसा नहीं अनलिमिटेड संसाधन है, लिमिट संसाधन है। तो इसलिए इस पे अधिकार सभी का होना चाहिए और बराबर रूप से होना चाहिए, ये कहना है भारत का। बहरहाल देखते हैं इसको लेकर के क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। WTO में इस पर डिस्कस होगा। एक बार इसको देख लेना आप लोग। बहुपक्षीय अफगान चीन अफगान नीति बनाने की जरूरत। तो यहाँ पे जो बेसिक डिस्कस हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में डिक्लेरेशन हुआ। दिल्ली डिक्लेरेशन इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे कोई भी समिट होता है उस समिट में जो डिक्लेरेशन निकलती है, जो घोषणा पत्र निकलता है, उसको कहा जाता है, उस जगह के नाम से वो घोषणा पत्र जाना जाता है। मसलन दिल्ली में चूंकि ये समिट हुआ था इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया अफगानिस्तान। तो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में जिन 8 देशों ने हिस्सा लिया उसमें भारत, रूस, ईरान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। NAC लेवल की टॉक अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारत ने आमंत्रित किया था, जिसमें अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देश को भारत ने आमंत्रित किया था, जिसमें टोटल भारत सहित 8 देश ने पार्टिसिपेट किया है। एज यूजुअल चीन और पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत एक स्पॉयलर है अफगानिस्तान में, उन्होंने एक स्पॉयलर की भूमिका निभाया है अफगानिस्तान की में, उसको अफगानिस्तान को नष्ट करने की उसकी भूमिका रही है, इसलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जो है पाकिस्तान का जो ये ब्लेम है ये कहीं से भी तार्किक ब्लेम नहीं है। अगर भारत अफगानिस्तान में स्पॉयलर की भूमिका था पिछले 20 वर्ष में, तो क्या आज अफगानिस्तान में शांति है? क्या तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में शांति है? ये बताना चाहता है क्या पाकिस्तान? राइट। तो पाकिस्तान इस तरह का भारत पे लांछन लगाता है, भारत पे ब्लेम लगाता है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीन जो है कहीं ना कहीं अपनी भारत के लोगों के बीच में चीन अपनी लोकप्रियता खो रहा है, या चीन भारत के लोगों के बीच में धीरे धीरे चीन के प्रति विश्वास कम हो रहा है। पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ तो चीन भी शामिल नहीं हुआ, और चीन ने रीजन क्या दिया, बहुत गजब का रीजन दिया। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। चीन ने कहा कि हमारे पास डेट ही नहीं है, वी डोंट हैव डेट, हमारे डेट क्लैश हो रहा है। चूंकि इस मीटिंग के जस्ट बाद पाकिस्तान भी NAC लेवल के टॉक इन्वाइट किया है, तो चीन वहाँ पे जाएगा, चीन को भारत में आने का समय नहीं है। तो इस तरह का स्टेटमेंट चीन के द्वारा नॉर्मली दिया गया। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इस बैठक में जो है एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें बात दोहराई गई कि आतंकवादी गतिविधि के पनाह, प्रशिक्षण, साजिश रचने या वित्त पोषण के मामले में अफगानिस्तान की भूमिका का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बेसिकली 4 बातों पे फोकस किया गया इसमें। एक तो अफगानिस्तान में समावेशी सरकार का गठन होना चाहिए, एक ऐसा सरकार जो इंक्लूसिव हो, एक ऐसा सरकार जो सभी के लिए हो, एक ऐसा सरकार जो सभी के ध्यान रखता हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका ध्यान रखता हो। समावेशी सरकार के गठन होने चाहिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के भूभाग का आतंकवादी समूह के द्वारा प्रयोग ना हो। दूसरा, निश्चित तौर पर भारत इससे चिंतित है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की धरती पर अगर आतंकवादी गतिविधि का इस्तेमाल होगा तो कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ेगी। तीसरा, अफगानिस्तान से मादक पदार्थ व हथियारों की तस्करी पर रोक की रणनीति हो। विश्व में सबसे अधिक सोरा का उत्पादन, विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान के अंदर है। और हाल में आपने देखा होगा कि अडानी पोर्ट जो हमारा पोर्ट है, वहां से 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ाया था। तो ये कहीं ना कहीं आया था, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए। अभी भी अफगानिस्तान से भारत में ड्रग्स तस्करी होता है, तो इसे रोक लगाने की भी आवश्यकता है। और चौथा, इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में बढ़ते मानवीय संकट का समाधान हो। अफगानिस्तान जो है इस ठंडी में, कई सारे यूनाइटेड नेशन कर चुके, इस ठंडी में अफगानिस्तान के लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, तो इसका समाधान होना चाहिए। इसके लिए भारत जो है गेहूं का एक अच्छा खासा जो है मात्रा वो अफगानिस्तान भेजेगा। अब देखो गेहूं हमें भेजना है अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं, उसे अफगानिस्तान गेहूं भेजना चाहते हैं, अन्न भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट एक्सेस दे दे पाकिस्तान,
क्योंकि पाकिस्तान से अगर अफगानिस्तान हम जाएंगे तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगा, जो हम लगभग 2 दिन में आराम से क्रॉस कर लेंगे, 1 से 2 दिन में आराम से क्रॉस कर लेंगे। लेकिन हमें पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा कि हम अफगानिस्तान तक जाकर के अफगानिस्तान के लोगों के लिए अन्न पहुंचाएं। ये रास्ता भी इनफैक्ट पाकिस्तान अभी नहीं दे रहा है। तो हमें फिर चाबहार होकर जाना पड़ेगा। चाबहार होकर के पहले हम जाएंगे, यहाँ से कंटेनर में सामान लाद करके जाएंगे, फिर हम चाबहार से हम फिर जो है ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद फिर बस रूट होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा रूट है इधर से। तो किस तरह से पाकिस्तान जो है अड़ंगा लगा रहा है, ये इस एडिटोरियल में भी कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के प्रति वो सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों की भलाई नहीं चाहता, पाकिस्तान सिर्फ तालिबान की भलाई चाहता, पाकिस्तान सिर्फ अपना भला चाहता और तालिबान का कहीं न कहीं वो भला चाहता। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस एडिटोरियल में कहा गया। बाकी जो है ये कहीं ना कहीं मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। तो बेसिक क्रक्स जो है इसका हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो ये जो टॉपिक है, अच्छा इसको खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो टॉपिक जो चर्चा में रहता है वो चर्चा में रहता है। अच्छा चलो नीचे मैं डिस्कस कर दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लेना। इससे संबंधित एक छोटा सा पार्ट मुझे डिस्कस करना, वो नीचे डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। इसको एक बार देख लेना। प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ जागरण विशेष पे कुछ ना कुछ एक अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हो जाती है, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ा करें। प्रत्येक दिन पेपर में आता है, तो इस पार्ट को जरूर एक बार आप लोग देख लें। तीसरी बार भी शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनने का रास्ता सब, ये आजीवन भर के लिए अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिए हैं। तो ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या होगा कि इसको एक्सटेंशन मिलता जाएगा। तो ये जिंदगी भर राष्ट्रपति हटने वाले नहीं है, जब तक मरेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। तो इससे लेकर के चीन में जो है बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं जो लोग पहले से राष्ट्रपति बनना चाहते थे, या जो लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपने स्ट्रांग थे, वो लोग जो है इससे नाखुश हैं, इस कॉन्सेप्ट से वो लोग नाखुश हैं, क्योंकि उसका रास्ता तो साफ हो गया ना भाई। तो ये चीन में इस तरह का चीज़ें चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे जो है आतंकी सूची से नाम हटा टीएलपी मुखिया साद रिजवी का। देखो यहाँ पे मैं डिस्कस बस एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को अभी वर्तमान में काफ़ी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। एक तो टीएलपी है, टीटीपी। टीएलपी और टीटीपी के बारे में, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टीएलपी जो है तबरीकी लिबैक पार्टी है, जो एक पार्टी थी जो सड़कों पे उतरी और इनका एक ही मांग था कि फ्रांस के राजदूत को चीन से पाकिस्तान से निकाल देना, फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालना, ये जो है टीटीपी की मांग, टीएलपी की मांग थी। और इसको लेकर के पूरे देश भर में ये आंदोलन किया। इस आंदोलन को कहीं न कहीं हिंसक रूप भी हुआ, कई सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे मारे गए, इस आंदोलन के दौरान मारे गए। तो इसको जो है पाकिस्तान सरकार ने इसको आतंकवादी की सूची में शामिल कर लिया था। बाद में पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर हुआ, तो पाकिस्तान सरकार ने जो उनके कई सारे पुलिस अधिकारी जो मारे गए थे उसकी मौत पे समझौता करते हुए उन्होंने टीएलपी के साथ समझौता कर लिया, और इन्हें फाइनली ये जो है आतंकवाद की सूची से बाहर निकाल दिया कि ये जो है पार्टी है, ये आतंकवादी नहीं है। पहले इन्हें वो आतंकवादी कहा। तो पाकिस्तान सरकार ने पहले टीएलपी को आतंकवादी कहा, फिर इसे कहा कि नहीं ये आतंकवादी नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्टी है। दूसरा जो चर्चा में वो टीटीपी है। टीटीपी का मतलब होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, ये पाकिस्तान सरकार मानती है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वही काम है जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया। तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया, उसी तरह से टीटीपी पाकिस्तान में करना चाहती है। अब देखो चर्चा क्यों है इसका चर्चा ये है कि अभी पाकिस्तान के जो सरकार है या इमरान खान है, उन्होंने कहा कि वो टीटीपी के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत करके इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया टीटीपी के साथ आने वाले 1 महीना में। यानी 1 महीने में टीटीपी कोई भी हमला पाकिस्तान पे नहीं करेगी या पाकिस्तान टीटीपी पे नहीं करेगी। तो इस संबंध में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया, बुलाया था अपने कोर्ट में, और कहा था कि आप हमें जवाब दीजिए कि क्या आप टीटीपी के साथ समझौता साइन कर रहे हैं। अब देखो टीटीपी चर्चा में क्यों था। टीटीपी कई सारे आतंकवादी काम कर चुका है पाकिस्तान में, कई सारे जो है उन्होंने
2014 में पेशावर में 140 बच्चों का उन्होंने ब्रूटल हत्या किया था। आप सभी को याद होगा 2014 में ब्रूटल हत्या किया था। 140 बच्चों को स्कूल में घुसकर सभी स्कूल बच्चों को जो है ब्रूटली तौर पर मारा था। ऐसा नहीं था कि मारा था, गोली मारा था, ब्रूटली तौर पर मारा था, सबका फेस और बिगाड़ दिया था। तो ऐसे कंडीशन में जो संगठन इस तरह का काम कर चुकी है, उनके 140 बच्चों को जान ले चुकी है और न जाने कितने सैनिकों को मार चुकी है, उनके साथ पाकिस्तान सरकार समझौता कर रही है। इसको लेकर के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया कि आप आइए और बताइए क्यों ये नौबत पड़ रही है कि आप जो है टीटीपी के साथ समझौता साइन कर रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब जो है आपके आसपास की जो चीज़ें होगी, उस चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। आपके पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कूटनीतिक भाषा में कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपको अपने दोस्त से ज़्यादा आपको दुश्मनों के बारे में पता होना चाहिए। इसको भी एक बार देख लेना आप लोग, और इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना आप लोग। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।